हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। हमने स्टेप्स पूरा देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे एक एक एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहला एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में लगता है वो एंजाइम है हेलिकेज। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो लास्ट 3 डेज का वीडियोस आप देखिए। उसमें मैकेनिज्म्स ऑफ मेसल्सन एंड स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन एंड स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन मैंने कवर किया है। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन है कि जब भी आप एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ओरिजिन को ओपन किया जाता है तो एक अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और इस अनवाइंडिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे कहाँ से? ये अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसके ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सपोज ये है ओरिजिन, तो यहाँ पे जैसे ही क्लीव होगा तो ये दूसरा वाला स्ट्रैंड उल्टा घूमने लगेगा और उल्टा घूमने पे ये जो स्टैंड्स है इस स्टैंड्स के बीच में था हाइड्रोजन बॉन्ड। हमको पता है कि ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ। ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कल मैंने बताया था कि जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन में एटी रिच रीजन्स होते हैं और उसके कारण यहाँ पे अनवाइंडिंग इजीली हो सकती है। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो हेलिकेज एंजाइम को लगता है एटीपी। एनर्जी चाहिए, अगर बिना एनर्जी के ये ब्रेकिंग नहीं कर सकता। और जो डायरेक्शन में ये ब्रेक करता है दैट इज 5' to 3'। तो ये है हमारा पहला एंजाइम्स जिसको हम पढ़ते हैं एज डीएनए हेलिकेज। अब हेलिकेज के बाद हम चलते हैं सेकेंड एंजाइम में। हमारा सेकेंड एंजाइम है प्राइमेस। अब प्राइमेस का क्या फंक्शन है? प्राइमेस का अगर हम फंक्शन देखना चाहे तो प्राइमेस हमने कल पढ़ा था कि प्राइमेस सबसे पहले आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर एक 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि प्राइमेस सिक्रीट करता है या सिंथेसाइज करता है। जब ये 8 से 10 नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस रिलीज होगा तो ये बाइंड करेगा एक डीएनए के स्ट्रैंड से। देखिए हेलिकेज क्या किया? हेलिकेज ने स्ट्रैंड को इस तरह से ओपन कर दिया। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो गया जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, अब इस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस के लिए यहाँ पे एक प्राइमर की जरूरत है और ये प्राइमर का सिंथेसिस करता है प्राइमेज एंजाइम। तो यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम बाइंड करेगा और यहाँ पे प्राइमेज आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। अब आरएनए प्राइमर का जरूरत क्यों है ये समझ लेते हैं। आरएनए प्राइमर एक शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ आरएनए है। अब इस आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होगा और यहाँ पे होगा 3' एंड और यही 3' एंड जो है ये फ्री होगा ताकि इसके आगे में नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हो सके। तो ये अगर 3' एंड नहीं मिलेगा तो ये नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड नहीं हो पाएंगे। तो सपोज ये स्ट्रैंड है तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड तभी कर पाएगा जब प्राइमेस आरएनए प्राइमर के सीक्वेंस को सिंथेसाइज किया है। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे तो एक प्राइमर आ गया और ये पूरा एक लंबा सा स्ट्रेच ऑफ डीएनए बन गया। अब इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब आपने और एक वर्ड सुना है, सॉरी, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और आपने जो दूसरा वर्ड मैंने अभी लिखा था गलती से दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है? इस लैगिंग स्ट्रैंड को जब आप देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे या छोटे छोटे डिस्टेंस या कम डिस्टेंस के बाद आपको आरएनए प्राइमर्स मिलेगा
और इन हर एक आरएनए प्राइमर पे डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा। अब ये होता है लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा बनेगा कैसे, या लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसे पैचेस आते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा डायग्राम को ट्विस्ट करना पड़ेगा। जब हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं वो तो ऐसा बन गया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जिसमें लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, उस स्ट्रैंड में क्या होता है कि ये ऐसे जाके ऐसे कर्ल हो जाता है। तो सपोज यहां पे प्राइमर जुड़ा है, फिर यहां से ये सिंथेसिस कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का, फिर इतना करने के बाद ये प्राइमर शिफ्ट हो जाता है इस टनल्स पे, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है, फिर इसके बेसिस पे फिर से वो नया स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज करता है। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन जाते हैं जिसमें बीच बीच में पैचेस ऑफ आरएनए रह जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। अब प्राइमर का इंपॉर्टेंस क्या है कि प्राइमर अगर है तो ही आपको 3' ग्रुप मिलेगा जिसपे आगे एक्टिविटीज या एडिशंस हो पाएंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड एंजाइम जो कि है हमारा पॉलीमरेज। अब हमारा थर्ड एंजाइम आ गया जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 ही हम मोस्टली लिखते हैं क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज के अलग अलग टाइप्स है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो कि प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। और जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। अब इनका फंक्शन क्या है? पॉलीमरेज का फंक्शन है 5' to 3' डायरेक्शन पे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करना। डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है 5' to 3' डायरेक्शन पे। अब ये भी 3' एंड को यूज कर रहा है। जो प्राइमर हमने कहा था प्राइमेज का काम, वो प्राइमेज के 3' OH पे ये डीएनए पॉलीमरेज उसको अटैच करता है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड करता है। साथ ही साथ इसमें एक एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग की। हमको ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज याद रखने होते हैं। प्रूफ रीडिंग मतलब जब स्ट्रैंड बन गया तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना कि सही बना है या नहीं बना है। तो अगर सही बना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना है तो जो गलती है उसको रिमूव करना पड़ेगा और सही चीज को डालना पड़ेगा। इस एक्टिविटी को बोला जाता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के कारण ही पॉलीमरेज 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि पॉलीमरेज 3 और डेल्टा जो भी आप बोले, एक प्रोकैरियोट का है दूसरा यूकैरियोट का है, ये हाई स्पीड में रेप्लिकेशन करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, साथ ही साथ इनमें मिस्टेक होने की चांसेस भी कम होती है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर सकता है। अब ये स्ट्रैंड सिंथेसिस कर दिया। अब स्ट्रैंड सिंथेसिस करने के बाद अब क्या होगा, हम आ जाते हैं अब स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि अब आप अगर डीएनए स्ट्रैंड्स को देखें तो ये है हमारा
रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पे है प्राइमर, प्राइमर पे सिंथेसाइज, यहाँ पे है प्राइमर, प्राइमर पे डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस। ये है प्राइमर, यहाँ पे सिंथेसिस स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें एक ही प्राइमर होता है, पूरा एक स्ट्रेच होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमर है। अब ये प्राइमर जो है ये बाई ओरिजिन क्या है, आरएनए है, पर हमको चाहिए डीएनए। तो अब डीएनए को रिमूव करना पड़ेगा, डीएनए से आरएनए को रिमूव करना पड़ेगा। दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट फंक्शन, इन पूरे में से रिमूवल ऑफ आरएनए, और आरएनए रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में गड्ढा बन जाएगा, गैप बनेगा। फिर सेकंड काम हो जाएगा इस गैप को फिल करना। मतलब आपको आरएनए के स्ट्रैंड को हटाना भी है और उस बीच के गैप को फिर से नया सिंथेसाइज करना है। पर अब जो सिंथेसिस होगा वो डीएनए के स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। देखो डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस समझ लीजिए। जब हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में बेसिस होता है एटीजीसी, और जबकि हम आरएनए में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है यूरासिल। तो ये यूरासिल होगा कहाँ पे, जहां पे आरएनए प्राइमर्स है, तो उस प्राइमर वाले सीक्वेंसेस को हटा देना है और वहां पे डीएनए के स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज कर देना है। अब ये कौन करेगा, ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में लगता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये जैसे ही सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, इनमें 5' to 3' 5' to 3' as well as 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो ये रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद गैप को फिल कर देगा। गैप को फिल कैसे करेगा, क्योंकि इसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी है। तो पॉलीमरेज एक्टिविटी नए स्ट्रैंड को, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा। अब पूरे स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, पर अभी भी कुछ कुछ बच जाएगा। क्या बच जाएगा, अभी बच जाएगा, जैसे कि ये स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हुए, और ये ऐसे। अब ये जो गैप्स बचा, ये गैप क्यों बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है, डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज बना लेगा तो फिर ये पूरा इजीली कंफर्म हो जाएगा, और पूरा कनेक्टेड होने से आपका पूरा स्ट्रैंड डिटरमाइंड हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, तो ये आपका हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आपका स्ट्रैंड बन गया, स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, जहां पे आरएनए प्राइमर था वो आरएनए प्राइमर भी हट गया। प्राइमर हटने के बाद वहां पे हमारा पॉलीमरेज एक्टिविटी से आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, मेरा पूरा डीएनए स्ट्रैंड बन गया। पर इन सब करने से पहले, सबसे पहले जो हमारा काम था वो था हेलिकेस, और हेलिकेस करता था काटने का काम। और जैसे ही हेलिकेस काट रहा था तो स्ट्रैंड अनवाइंड होगा। जैसे ये स्ट्रैंड है, यहां से उसने काट दिया, तो जिस स्ट्रैंड को काटा है वो स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये ओपन हो गया। अब ये जो नीचे वाला रस्सी है, वो रस्सी कैसे होगा, ये रस्सी ऐसे खुलने लगेगा। जब ये रस्सी खुलेगा तो ये यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करेगा। थोड़े देर तक वो अनवाइंड होगा, पर उसके बाद वहां पे आगे मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। और इस तरह से ये जो मूवमेंट बंद हो जाती है तो आगे का जो डीएनए है वो जंप हो जाएगा, और जाम होने के कारण आगे रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये जो निक्स है, ये निक अभी हम पढ़ रहे हैं वन स्ट्रैंड में, सिंगल स्ट्रैंड में निक है, और ये जो सिंगल स्ट्रैंड का निक है ये प्रोड्यूस करता है
टोपो आइसोमरेज। तो ये और एक एंजाइम है जो आपको जरूरत पड़ेगा। स्टोपो आइसोमरेज दो तरह का होता है, एक होता है 1 और एक होता है 2। टोपो आइसोमरेज 1 क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड में कट करता है, जबकि 2 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड में कट करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। अब दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा तो क्या होगा, अनकॉइलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, वापस से इसको रीसील करेगा। दोनों में कट करने के बाद वो रीसील करेगा, ऐसा नहीं है कि कट करके दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करके रीसील करेगा। अब जैसे ही आप कट कर देते हो तो कट करने से क्या होगा, कट करने से ये स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फर्मेशन में आ गया। अब ये कल मैंने बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फर्मेशन आने के कारण यहाँ पे इस डीएनए का और इस डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है, तो इन दोनों के पास टेंडेंसी है कि ये वापस से जुड़ जाए। तो अगर ये वापस से जुड़ जाएगा तो रेप्लिकेशन होगा नहीं, और जो हेलिकेज ने काम किया, टोपो आइसोमरेज ने काम किया, ये सारा चीज वेस्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको बचाना पड़ेगा कि रीवाइंडिंग ना हो जाए, आपस में ना जुड़ जाए। और इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये है SSB। अब SSB का काम क्या है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड बना, इस सिंगल स्ट्रैंड में ये जुड़ जाएगा। अब ये सिंगल स्ट्रैंड में जब जुड़ जाएगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड अब फ्री नहीं है कि बाजू वाला जो उसका ओपन स्ट्रैंड है उसके साथ वो बाइंडिंग कर ले। तो इसीलिए हमको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक बार फिर से ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद और बाकी सेक्शंस में जो अनटच्ड है उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टार्ट अगर हम करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ आपका डीएनए से। अब हम जैसे ही डीएनए की बात करते हैं तो आपको अब पहले समझ में आ रहा है कि हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं। डबल स्ट्रैंडेड में कट होगा, कट करेगा टोपो आइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड या फिर डबल स्ट्रैंड, तो 1 और 2। इसमें कट करके इसकी एक्टिविटी को स्टेबलाइज करेगा हेलिकेज। हेलिकेज जैसे ही आ जाएगा तो हेलिकेज क्या करेगा, स्ट्रैंड्स को ओपन करने देगा, अनबाइंडिंग स्टार्ट कर देगा। अब अनबाइंडिंग को बचाए रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। फिर आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 या फिर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एज पर कि यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट है। इतना करने के बाद अब सिंथेसिस हो जाएगा। सिंथेसिस होने के बाद अब आरएनए वाले पोर्शन को रिमूव करने के लिए लगेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 या फिर एप्सिलॉन। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है आरएनए का उसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी कर देगा। सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद फिर एक गैप बचेगा जिसको फुलफिल करेगा डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज आने के बाद ये इसको पूरा आगे मूव कराएगा ताकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में जितने क्लीवेजेस थे या ब्रेक्स थे वो सारे ब्रेक्स एंड हो जाएंगे। अब ये एंड होते होते ये कहाँ तक जाएगा, ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते होते टेलोमेरिक रीजन तक जाएगा। इसको जाना है टेलोमेरिक रीजन तक। अब ये लीनियर डीएनए है तो भी टेलोमेरिक, और सर्कुलर डीएनए है तो ये ओपन होते होते पूरे दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट जैसे ही हो जाएंगे ये दोनों अलग हो जाएंगे। और जैसे ही हम यूकैरियोट्स में टेलोमेरिक रीजन के पास पहुंचते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को जब बार बार वो रेप्लिकेट करता है तो ये समझ जाता है कि यहाँ पे हमको एंड कर देना है और मेरा यहाँ पे
टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब जितना डीएनए का लेंथ था वो पूरा सिंथेसाइज हो चुका है। अब इसमें जब हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करो तो वो हाई स्पीड और लो फिडेलिटी गलतियां कम करके वो बहुत फास्ट रेट में डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशंस के एंजाइम। मैं कोशिश कर रही हूँ सिंगल सिंगल लाइंस में आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज का काम है कि अनवाइंड करेगा डीएनए का। प्राइमेज का काम है कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। पॉलीमरेज 3 या डेल्टा का काम है कि वो नए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। पॉलीमरेज 1 और एप्सिलॉन का काम है कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप को फिल करेगा। टोपो आइसोमरेज का काम है कि ये सुपर कॉइलिंग को रिलीव करते जाएगा। जहां पे भी जैसे इतना स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, सपोज यहां तक हो गया, यहाँ तक डन। अब इसके आगे फिर से ये ओपन होगा तो यहाँ पे जब ओपन होगा तो यहाँ पे फिर से टोपो आइसोमेरेज की जरूरत पड़ेगी। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में रखेगा, रीएनेलिंग को बंद कर देगा। अब इसमें जो ये हम पॉलीमरेज पढ़ते हैं ना, ये पॉलीमरेज जब जुड़ता है तो पॉलीमरेज के लिए अच्छे से बाइंड होने के लिए हम और एक वर्ड पढ़ते हैं, वो है स्लाइडिंग क्लैंप। एक क्लैंप जैसा होता है और उस क्लैंप में आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है। वो क्लैंप क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अच्छे से अटैच कर लेता है ताकि पॉलीमरेज की एक्टिविटी अच्छे से हो पाए। बीच में पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड से गिर ना जाए, उसको बचाने के लिए ये स्लाइडिंग क्लैंप होता है। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लाइगेट करता है और टेलोमरेज एंजाइम्स जो है वो एंड का इंडिकेशन करेगा। तो एंजाइम का नाम है टेलोमरेज, जो उसके एंड का रिकॉग्निशन करेगा और वहां पे जाके उसको टर्मिनेट कर देगा। जो टीलोमेयर एक रीजन है वहां पे रिपीटेटिव डीएनए होता है ताकि अगर टर्मिनेशन में दो चार सीक्वेंसेस डिलीट भी हो जाए तो भी मेजर सीक्वेंसेस कभी भी डैमेज नहीं होंगे। तो ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशंस इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। अगर आप डिफरेंसेस समझे तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हम पॉलीमरेज की एक्टिविटी में चेंजेस देखते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाता है। जो टीलोमियर्स और टीलोमरेज है ये यूकैरियोट में बेसिक रहता है। प्रोकैरियोट जो है वो साइटोप्लाज्म में इस तरह की एक्टिविटी करता है कि यूकैरियोट्स जो है ये रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर करेगा। यूकैरियोट्स में इसमें मल्टीपल ओरिजिन होंगे और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम्स मैक्सिमम केसेस में होता है और यूकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। होप सो कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।